नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी में चीन को समझना कितना जरूरी है, ये तो हम सब जानते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि चीन की जो आज की इकोनॉमिक और ग्लोबल पावर है, उसकी असली चाबी उसके भूगोल में छिपी है? जी हाँ, तो आज हम चीन के विशाल लैंडस्केप की एक यात्रा पर चलेंगे और उन भौगोलिक सच्चाइयों को अनकवर करेंगे जो यूपीएससी के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। चीन को समझना है ना, तो बस एक बात दिमाग में रख लीजिए। एक देश, लेकिन दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। एक तरफ है इसका पश्चिमी हिस्सा, कठोर, विशाल और लगभग खाली। ऊंचे ऊंचे पठार, सूखे बेसिन। और फिर बिल्कुल इसके उलट है पूर्वी चीन, हरा भरा, उपजाऊ और इतना घना बसा हुआ कि चीन की 90% से ज्यादा आबादी यहीं रहती है। सच कहूं तो यही वो विभाजन है जो चीन की पूरी कहानी को शेप देता है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं चीन के विशाल पश्चिमी हिस्से से। ये पठारों, बेसिन्स और सबसे जरूरी जबरदस्त प्राकृतिक संसाधनों का घर है। आइए देखते हैं कि इसकी जमीनी बनावट कैसी है और इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, पश्चिम चीन का ये जो पूरा लैंडस्केप है ना, ये एक जबरदस्त जियोलॉजिकल इवेंट का नतीजा है। वो इवेंट था इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराना। अब इस टक्कर से सिर्फ हिमालय ही नहीं बना, इसी से निकली दुनिया की छत कही जाने वाली पमीर नॉट, और वहीं से निकली ये विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, कुनलुन शान, तियान शान और अल्तुन शान। और हाँ, इसी पूरी प्रोसेस ने दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े पठार यानी तिब्बती पठार को भी ऊपर उठा दिया। अब सोचिए, इतने सारे विशाल पहाड़ हैं, तो उनके बीच में क्या होगा? उनके बीच में है बड़े बड़े धसे हुए मैदानी इलाके। इन्हें कहते हैं बेसिन्स। जुंगर, तारिम, कैदाम और सिचुआन, ये चीन के सबसे जरूरी बेसिन्स हैं। और ये सिर्फ जमीनी गड्ढे नहीं है, जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये असल में चीन के इकोनॉमिक इंजन का फ्यूल है। तो ये रहे वो बेसिन्स, और यही वो वजह है कि ये चीन की इंडस्ट्रियल पावर के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ये खनिजों का खजाना है। तारिम बेसिन को देखिए, यहाँ चीन का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिजर्व है। कैलाम बेसिन में लिथियम जैसे फ्यूचर मिनरल्स का भंडार है, जो हमारी बैटरीज के लिए क्रूशल हैं। और जुंगर बेसिन, जहाँ शिंजांग की राजधानी उरुमकी है, वो सिर्फ संसाधनों से ही नहीं बल्कि जियो स्ट्रेटेजिकली भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब पश्चिम के इस रगेड लैंडस्केप को पीछे छोड़कर हम चलते हैं पूरब की ओर। यहाँ चीन की लाइफ गिविंग रिवर्स बहती हैं। ये इलाका चीन का एग्रीकल्चरल हार्टलैंड है, जो देश की इतनी बड़ी आबादी का पेट भरता है। यहाँ हमें मिलती है चीन की दो महान नदियाँ, और दोनों की अपनी अपनी कहानी है। उत्तर में है हुआंग हो यानी येलो रिवर। ये नदी अपने साथ दुनिया में सबसे ज्यादा सेडिमेंट लाती है, जिससे आती हैं भयानक बाढ़ें। इसीलिए इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। ये गेहूं की खेती के लिए इम्पॉर्टेंट है। और फिर मध्य और दक्षिण में है यांगजी, जिसे चीन की जीवनधारा मानते हैं। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और चावल की खेती का केंद्र है। और यांगसी नदी कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए, 35%। जी हाँ, चीन की कुल आबादी का 35% हिस्सा अकेले यांगसी नदी के बेसिन में रहता है। जरा सोचिए, ये इस नदी के जबरदस्त इकोनॉमिक और एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस को दिखाता है। चीन की एग्रीकल्चरल डिवर्सिटी भी कमाल की है। देखिए, नॉर्थ चाइना प्लेन, जहां हुआंग नदी से सिंचाई होती है, ये गेहूं का मेन एरिया है। सिचुआन बेसिन को तो चीन का चावल का कटोरा ही कहते हैं। फिर है मैंचूरियन प्लेन, अपनी काली उपजाऊ मिट्टी के लिए फेमस, और ये चीन का सबसे बड़ा सोयाबीन ग्रोइंग एरिया है। और हाँ, शैंडोंग पेनिनसुला को मत भूलिए, जो सिल्क, अंगूर और चाय के लिए जाना जाता है। अच्छा, तो एक तरफ पश्चिम से आ रहे हैं खनिज, दूसरी तरफ मध्य भाग से आ रही है खेती की उपज। सवाल ये है कि ये दोनों धाराएं आकर मिलती कहाँ हैं? इसका जवाब है चीन के इंडस्ट्रियल कोस्ट पर। यही वो जगह है जहाँ ये सारे रिसोर्सेज फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड को चलाने वाले फिनिश्ड गुड्स में बदल जाते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है लियाओनिंग प्रांत का मुगदेन ट्रायंगल। यहाँ देखिए, एक ही जगह पर अंशन से मिलता है भरपूर आयरन ओर और फुशन से मिलता है विशाल कोयले का भंडार। अब जब ये दोनों मिलते हैं तो शेनयांग में बनता है चीन का सबसे बड़ा स्टील और हेवी इंडस्ट्री हब। ये रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। चीन की जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर है ना, वो बेसिकली इन 3 बड़े कोस्टल इकोनॉमिक हब्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। उत्तर में है बीजिंग तियानजिन रीजन,
बीच में है यांगसी रिवर डेल्टा, जिसे लीड करता है शंघाई, जो चीन का फाइनेंशियल हार्ट और दुनिया का सबसे बिजी पोर्ट है। और दक्षिण में है पर्ल रिवर डेल्टा, ग्वांगजू के पास, जहां चीन के पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी SEZs बने थे। ये वही इलाके हैं जिन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खोले और चीन के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नींव रखी। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और कंट्रोवर्शियल भी है। बात करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। ये एक ऐसा एरिया है जहां चीन की ग्लोबल ग्रिप बहुत मजबूत है और इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस बहुत गहरे हैं। तो सवाल ये है कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं क्या आखिर? देखिए, ये 17 केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स का एक ग्रुप है। अब इनके नाम में रेयर जरूर है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। हमारे स्मार्टफोन से लेकर विंड टर्बाइन्स, हाइब्रिड गाड़ियों से लेकर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स तक आज की हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन्हीं पर डिपेंड करती है। और आप जरा ये चार्ट देखिए, ये जो दिखाता है वो सच में चौंकाने वाला है। इन क्रिटिकल मिनरल्स की ग्लोबल सप्लाई पर चीन की लगभग मोनोपोली है। दुनिया का 97% रेयर अर्थ प्रोडक्शन अकेला चीन करता है। आप समझ सकते हैं कि ये उसे कितनी जबरदस्त स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि चीन के पास ग्लोबल हाईटेक और डिफेंस इंडस्ट्रीज को इन्फ्लुएंस करने की ताकत है। वो जब चाहे सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, जैसा कि उसने पास्ट में किया भी है, और इससे वो दूसरे देशों पर दबाव बना सकता है। लेकिन इस ताकत की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है पर्यावरण की तबाही। रेयर अर्थ्स की माइनिंग और प्रोसेसिंग एक बेहद टॉक्सिक प्रोसेस है जो अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ जाती है। जरा इस आंकड़े को देखिए, ये इस समस्या की गंभीरता को बताता है। सिर्फ 1 टन रेयर अर्थ बनाने के लिए 2000 टन जहरीला कचरा पैदा होता है, और इस वेस्ट में अक्सर थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं जो जमीन और पानी को बुरी तरह पोल्यूट करते हैं, और इसका असर दशकों तक रहता है। चीन की इस मोनोपोली ने एक बड़े इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट को जन्म दिया। 2010 में चीन ने एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दी और दुनिया भर में कीमतें आसमान छूने लगीं। 2014 में WTO ने चीन के खिलाफ रूलिंग दी। इस एक घटना ने पूरी दुनिया को जगा दिया, और इसके जवाब में जापान जैसे देश अब भारत के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स बनाई जा सकें। क्यों? क्योंकि भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ रिजर्व है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है। तो हम इस एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। एक तरफ दुनिया तेजी से ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रही है, तो क्या चीन इन सबसे क्रिटिकल मिनरल्स पर अपनी पकड़ खोए बिना अपने एनवायरनमेंट को हुए नुकसान की भरपाई कर पाएगा? ये एक ऐसा डायलेमा है जिसका असर आने वाले दशकों में ग्लोबल टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स दोनों पर पड़ेगा।